तो देखिए हमने जो बताया था, हमारा न्यायपालिका की बात करेंगे, मतलब हमारा जुडिशरी की बात करें, कैसा एकीकृत है एवं स्वतंत्र है, ठीक है। अब हमने जुडिशरी के बारे में क्या बताया था आपको, जब हम पढ़ा रहे थे हमने बोला हमारा जुडिशरी का आकार कैसा है, किस प्रकार का आकार था, हमने बताया था ना आपको कि हमारा जुडिशरी के आकार की बात करें, विशेष प्रकार का आकार इसको क्या कहते हैं, पिरामिडल। पिरामिड आकार का, ठीक है। जैसे पिरामिड। मतलब पिरामिड कैसे बनता है, ये हुआ आपका पिरामिड हुआ नहीं, एक के ऊपर एक होता है, एक के ऊपर एक होता है। तो आप अमेरिका में आप जाओगे ना, जहां पे तो अमेरिका में जाओगे तो वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां पे अमेरिका में आप जाने से आपको क्या करना, वहां पे ना जुडिशरी को, स्टेट का जुडिशरी अलग है और सेंटर का जुडिशरी अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी स्टेट का और सेंटर का दोनों मतलब क्या है, एक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके जो सबसे चोटी पे जो है, जो सबसे ऊपर में है, जैसे आप देखोगे सबसे ऊपर में बात करेंगे तो सबसे ऊपर में कौन है, तो इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे आपको ऊपर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, मतलब जुडिशरी की स्थापना करता है, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, ठीक है। एकीकृत है और साथ में क्या है, स्वतंत्र भी है, ठीक है। और बात करेंगे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर में कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी किस उन्नीस सौ एक में, पचास मैंने में। पढ़ा था ना, एक के बारे में पढ़ा था, किस एक में जो था सुप्रीम कोर्ट की सत्रह सौ स्थापना का था। सत्रह सौ तिहत्तर 1773 सत्रह में सौ तिहत्तर। हाँ रेगुलेटिंग बिल्कुल, एक्ट अगर के कभी तहत। अगर एग्जाम में अगर पूछेगा ना सुप्रीम कोर्ट, तो ध्यान में रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। और 1774 में, ठीक है, ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ पे, तो कोलकाता के कलकत्ता में, ठीक है। कोलकाता फोर्ट बिल्कुल विलियम काउंट कलकत्ता में। के, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो कोर्ट अभी जो आप दिल्ली में जो आप कोर्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या फेडरल था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट संघीय बोलते नहीं। हैं, ठीक है। और ये किस स्टेट में था, फेडरल वाला किस में था, तो क्या बताएंगे, 1935। बिल्कुल 1935। 1935 में था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी। 1936 में। लेकिन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब भारत जब आजाद होता है, तो हमारा कोर्ट कब बनता है, सुप्रीम कोर्ट तब, 1952 शायद। बिल्कुल ठीक है, 1952 नहीं होगा, 1950 था ना, 1950। या 26 जनवरी तारीख की उन्नीस सौ बात करेंगे, आई पचास थिंक 26 है कि 28 से देख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1950 हो जाएगा, ठीक है, इसको छब्बीस आपको ध्यान में जनवरी रखें। उन्नीस सौ तो पचास में। थोड़ा सा मैंने क्या किया, कोर्ट का कहानी में आपको बताया, ठीक है, किस प्रकार से होता है, लेकिन एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट अगर पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, अगर 1950 अगर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो आप 70 73 अगर ऑप्शन में है तो वो देखिए, क्योंकि 1935 के एक में जो 1937 में जो बनी थी, वो आपकी कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, वो फेडरल कोर्ट थी, ठीक है। संघीय न्यायालय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संघीय न्यायालय उसको संघीय। हिंदी में बोला जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, उसको संघीय न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, एक मिनट रुक जाइए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर इंग्लिश में कभी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, ठीक है। हमारी जुडिशरी कैसे इंटीग्रेटेड है, जिसको हम एकीकृत कहते हैं, और साथ में ध्यान रखें इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इधर क्या नीचे थे ना हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे और भी कुछ चीजें, अब सबसे इसके नीचे के स्तर पे आप जाओगे तो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय आपके सारे राज्यों में आपको उच्च न्यायालय देखने को मिलता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर भारतीय राज्यों में आपको उच्च न्यायालय है। अभी टोटल उच्च न्यायालय की बात करेंगे, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, क्या बताएंगे, 25 25। बिल्कुल ठीक है, 25 हो गया है, 25। ठीक है, 25, ठीक है, 25 हो गए, ठीक है। अमरावती एक अब लास्ट में बना है सर। हाँ लास्ट वाला अमरावती अमरावती लास्ट। बना है, तेलंगाना वाला, बिल्कुल ठीक है। और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे कौन सा न्यायालय होता है, तो उसको बोलते हैं अधिनिष्ठ न्यायालय, ठीक है। तो अधिनिष्ठ न्यायालय में ना बहुत सारे टाइप के न्यायालय होते हैं, ठीक है, जिसमें जिला अदालत भी होता है, उसके नीचे भी मतलब बहुत सारे निचले अदालत होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा अधिनिष्ठ न्यायालय, आपको नीचे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग लोअर कोर्ट कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदालतों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब अदालत जो है ना, हमारा जो कोर्ट जो है सो एकल है, इंटीग्रेटेड है, तो वहां पे केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानून को भी लागू करता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आएगा तो सेंट्रल लॉ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है, ऐसा नहीं से मतलब एक ही जगह पे लागू है, ठीक है, पूरे भारत में वो फैसला क्या होगा, लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होगा तो, ठीक है।
हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान ली केंद्रीय कानून का अगर लागू करना होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट अगर लागू करेगी तो राज्य के ऊपर भी लागू हो जाएगा। लेकिन यूएसए में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए में क्या है, कंप्लीट पावर ऑफ सेपरेशन है कि नहीं। वहां पे पावर ऑफ सेपरेशन बहुत अच्छे ढंग से किया गया स्टेट और सेंट्रल के बीच में। तो वहां पे न्यायपालिका की बात करेंगे तो वहां का जुडिशरी फ्री है, इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो वहां पे आप देखोगे संघीय न्यायालय जो होता है, जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं, तो वो जो होता है संघ के कानून को लागू करता है, ठीक है। और वहां पे बात को राज्य राज्य के कानून को लागू करने के लिए वहां पे मतलब राज्य की न्यायपालिका होता है, समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए बिहार सुप्रीम सरकार वहाँ पे अगर किसको माना? अमेरिका में वहां पे सुप्रीम सर कौन हुआ सर? सुप्रीम नहीं होता है, वहां पे फेडरल होता है, ठीक है। नहीं सर, वहां मैं पे बोल रहा हूँ फेडरल कोर्ट कि होता है, हाँ। जैसे जो पूरे अमेरिका में जो होगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि राज्य अलग होंगे, तो राज्य का पावर हम्म। ज्यादा है या उसका जो संघ है उसकी पावर ज्यादा होगी, सरकार अगर गवर्नमेंट में सर? अमेरिका में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर अमेरिका में अगर देखा जाए तो राज्य वहां पे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। स्टेट इज मोर पावरफुल देन यूनियन, ठीक है। यूनियन तो नहीं, फेडरल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में आप देखोगे तो वहां पे पावर मतलब ना सेंट्रल से स्टेट की तरफ फ्लो नहीं करता है, मतलब स्टेट से सेंट्रल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। मतलब अमेरिका के राज्य ने मिलकर अमेरिका को बनाया है, ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो राज्य अपने स्तर पे काफी अधिक मजबूत है। मैंने तो बोला ना, वहां पे अगर स्टेट के थोड़ा सा भी परिवर्तन सेंट्रल नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि नाम तक भी नहीं बदल सकता है, ठीक है, सीमा परिवर्तन तक भी नहीं कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये संघीय न्यायालय है, ये शीर्ष न्यायालय है, ठीक है। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अधिक अपना पावर भी है। आपका फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन होता है, थर्टी प्रोटेक्टर टू ऑफ फंडामेंटल राइट कौन होता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। 32। और इसको संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट का भी सुरक्षा करता है और साथ में आपका क्या करता है, तो संविधान का भी संरक्षक है, ठीक है। इसीलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान किए गए हैं। अब संविधान में स्वतंत्रता के मतलब सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए आप देखोगे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गई है, मतलब किसी भी न्यायाधीश को, ठीक है, गवर्नमेंट जब चाहे, सरकारें चाहे तो उसको हटा नहीं सकती है। इनके लिए बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरने पड़ेगी। हटाने का प्रक्रिया क्या है, संसद से जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं किसी न्यायालय को हटा सकते, ताकि वो मतलब फ्रीली होकर मतलब क्या कर सके, वर्क कर सके और गवर्नमेंट के कभी भी वो प्रेशर में ना आए, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीश के लिए निर्धारित सेवा एवं शर्त है। उसके उनको सैलरी की बात करेंगे, हाँ ये पूछा जाता है उनको सैलरी की बात, उनको सैलरी किस फंड से जाता है, संचित कंसोलिडेटेड निधि से फंड। जाता है सर। बिल्कुल संचित कॉन्सिलिडेट निधि। फंड से उनको सैलरी जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचित निधि कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से इनको सैलरी जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। संचित निधि, समझ गए ना। हाँ, मतलब ये इनका जो सैलरी जो आएगा संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होगा। उसके विधायिका में न्यायपालिक न्यायाधीशों के काम काज पे चर्चा पे रोक है। मान ली विधायिका क्या, अगर हम जब भी बात करेंगे विधायिका अगर बताना से, विधायिका क्या है, जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं। तो लेजिस्लेटर में क्या हो सकता है, स्टेट के भी हो सकती है और केंद्र का भी हो सकता है। केंद्र में जाओगे तो आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेंगे। स्टेट में जाओगे तो अगर बाई कैमरल है तो वहां पे दो सदन मिलेंगे, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है। सिंगल की बात करेंगे तो केवल वहां पे स्टेट असेंबली होगा। तो न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, मतलब न्यायाधीशों के काम काज के ऊपर आप संसद में बैठ के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को समझे, मतलब न्यायपालिका अगर कोई काम काज कर रही है तो संसद में जो डिबेट जो होता है ना, तो उनके कार्यों को लेकर डिबेट नहीं हो सकता है, समझ गए। तो हमारे यहाँ पावर की बात करेंगे, न्यायपालिका विधायिका जिसको जुडिशरी कहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लॉ मेकिंग जो होता है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है, समझ गए ना। मतलब किसी हम इनके बारे में संसद में बैठ के किसी भी प्रकार का डिबेट भी नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट के बाद अदालत में काम काज पे रोक है। अगर मान लीजिए ये रिटायर कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो अदालत में किसी भी प्रकार का काम काज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बार अगर आप उसका अपमानना करेंगे, मतलब उनको आप क्या करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है। तो कोर्ट का अगर अवमानना करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा, आपको सजा हो सकता है, आपको दंड हो सकता है। आप बोलोगे सर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, तो आप किसी न्यायाधीशों का अवमानना करने का मतलब, कोई न्यायाधीश अगर फैसला कर दे दिया, ठीक है, चलो किसी भी मैटर पे फैसला दे दिया, लेकिन आप कहते हो तो हम नहीं मानते इस फैसला को, हम तो केस करेंगे ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, मतलब अवमानना का आरोप लगाना।
ऐसे कंडीशन में उनको दंड देने का शक्ति है, ठीक है। तो काफी चर्चा में रहता है, उस व्यक्ति ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया। और ध्यान, अभी क्या एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, मतलब एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, जुडिशरी को क्या रखा गया, सेपरेशन रखा गया, अलग रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पूरी तरीके से मतलब क्या रखा गया, अलग रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में हमने कहानी सुनाया था आपको, बड़ा सुंदर स्टोरी था। फंडामेंटल राइट हमने लिया अमेरिका से। तो अमेरिका की किसके समान है फंडामेंटल राइट? बिल ऑफ राइट। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स के बराबर जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट की बात करोगे तो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए थे, नहीं। पहला कौन था, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल से राइट टू इक्वलिटी, कहां से कहां तक, क्या बताएंगे? 14 से 18 तक। 14 से 18, बहुत सारे आप लोग भी बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहां से कहां तक है? 23-24। 23-24 में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 25 से 28। बिल्कुल ठीक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 29 और 30। एक होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें है? आर्टिकल 32। बिल्कुल। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं रहे तो ऊपर का सारा कहानी क्या है, समाप्त है, ठीक है। मतलब खाना बना लेंगे और नमक ही नहीं डालेंगे तो खाना में क्या आएगा, कोई काम का खाना नहीं रह जाए। तो ऊपर के जितने भी आर्टिकल्स आपको बताए, जितने भी अधिकार बताए, सारे अधिकार को, ठीक है, सुरक्षा कौन करता है? यही करता है, ठीक है। अगर किसी भी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप कैसे डायरेक्ट चले जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट, कि किसी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पे जाओगे ना, तो संवैधानिक प्रावधान कौन सा अनुच्छेद देता है आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? 32। अगर किसी भी व्यक्ति को कितना भी अधिकार अगर दे दे, लेकिन जब उसका अधिकार का हनन होता है, जब उसका अधिकार खराब होता है, तो उसको लागू करने का अगर उसको उपाय नहीं दे तो वो अधिकार कोई मतलब का नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको विदेश में बोल दे जाओ खूब घूमो, ठीक है, लेकिन आपके पैकेट में एटीएम ही नहीं रहेगा, तो क्या ही घूमोगे आप, घूम पाओगे क्या? डेट्स वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज वही है। तो ये अगर ना रहे तो ऊपर का सारा का अधिकार मतलब क्या हो जाएगा, धरे के धरे रह जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था पहले में, चाइना में जाओगे तो इंडिया के लोगों के, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को जितना फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, चाइना में 2 से 3 गुना है, ठीक है। लेकिन वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज नहीं है। अगर वो अधिकार उनका हनन होता है तो अधिकार को पालन करने के लिए वो क्या उपाय करेंगे, कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना। 6 फंडामेंटल राइट है। एक 7वां भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था 1978 से पहले। कौन सा फंडामेंटल राइट था, जिसको बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? संपत्ति का अधिकार। भूमि सुधार, भूमि अधिकार। हाँ, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 1978 में होता है। इस अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ये ठीक कानूनी है। बना दिया गया, कानूनी इसको रख दिया गया 300 का सब क्लोज ए में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शेड्यूल में, तो 12th शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक जगह पे और भी था, 31 में भी है, ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे डिटेल्स में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बात करेंगे इस पे। हाँ, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी अगर पूछा जाएगा ना, तो मौलिक अधिकार किस प्रकार का है, तो मौलिक अधिकार जो है ना, सो आपको एक तरह से देखेंगे, ये प्रमोट करता है किस पर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ठीक है, प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना, ठीक है। द फंडामेंटल राइट आर मीन टू प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ध्यान में रखना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करती है। निरोधक के मतलब कैसे, मतलब उस पर चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है, मतलब उस पर
उनके गलत कानूनों को रोकने के लिए काम करता है। आप देखें कौन कौन गलत कानून बना सकते हैं भाई, कार्यपालिका भी बना सकती है। मतलब कार्यपालिका भी तो आपके साथ अन्याय कर सकती है। मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है जबरदस्ती, बिना आपने कुछ नहीं किया, अब पुलिस आई आपको पकड़ के ले गई, पुलिस किसका पार्ट है? कार्यपालिका के पार्ट है कि विधायिका का पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि लेजिस्लेटर का पार्ट? किसका पार्ट है पुलिस? कार्यपालिका का। सर कार्यपालिका का लेजिस्लेटिव। हिस्सा है। तो पुलिस जब आपको पकड़ के जब आपको ले गई तो भाई वहां पे आपका कौन सा, वही आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण काम करेगा से भाई, बिना कारण का मतलब पुलिस आपको पकड़ कर ले जा रही है। अब मान लीजिए विधायिका कोई ऐसा कानून बना दीजिए आज से कोई भी व्यक्ति सांस नहीं लेगा, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट टू लाइफ खतरा में आ जाएगा। ठीक है, तो विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे लोगों का फंडामेंटल राइट का क्या हो, हनन हो। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल राइट जो है ना, सो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान में रखना। आप देखें उल्लंघन की स्थिति में इसको किसके माध्यम से लागू किया जा सकता है? अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, देखिए इन्फोर्सेबल है, ये इन्फोर्सेबल है मतलब इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, कैसे लागू किया जा सकता है? तो कोर्ट के द्वारा। ठीक है, किस कोर्ट के द्वारा आप लागू करोगे? तो दोनों कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसके दो कोर्ट कौन से ना, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक आपका कौन सा है, तो हाई कोर्ट हाई है। ठीक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 226 आपके नंबर कौन सा है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। 32 सु, और हाई हाँ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 32 और हाई कोर्ट के लिए अगर बात करेंगे तो 226। दोनों 226। आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। अगर कभी भी आपका फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली। अगर आपका मन है हाई कोर्ट में जाना तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, नो इशू। ठीक है, हाई कोर्ट में जाने के लिए आप किस आर्टिकल्स का यूज करोगे? तो 246 का, 26 का सॉरी। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कौन सा है? 32 का। ठीक है, अब आते हैं ये जो हमारे पास है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं जो अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन सा रीट जारी करता था। सबसे पहले होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है, क्या बोलता है ये हेबियस कॉर्पस की बात की लैटिन वर्ड है। ठीक है, हमारे संविधान बनाने वाले इतने तेजस्वी लोग थे, मतलब अच्छे लोग थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने अंग्रेजी शब्द का नहीं प्रयोग किया, उन्होंने कहां से शब्द ढूंढ कर लाया? लैटिन शब्द ढूंढ कर लाया। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान के कुछ चीज जो है उसको समझने में हमको क्या होता है, काफी अधिक दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम लोग क्या हेवियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडमस। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एग्जाम में ना कभी कभी इंग्लिश ही दे देता है डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रोहिबिटेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध। एक होता है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं शेटिरियो, शेटिरियो कहते हैं ना। एक होता है उत्प्रेषण, जिसको आई थिंक बोलते हैं कुरांटो। ठीक है, कुरांटो बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट जो है क्या जारी करते हैं? रीट जारी करती है। ये रीट है, ये क्या करता है? आपके अधिकारों को मतलब सुरक्षा करता है। ठीक है, सेम रीट भी आपका हाई कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन रीट जारी करने के संबंध में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक शक्ति है, या मैं तो उनका रीट अधिक शक्ति तो नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने के संबंध में विशेष अधिकार है, या फिर हाई कोर्ट के पास में? तो क्या बताओगे? सर हाई कोर्ट के ट्रिकी पास में, क्वेश्चन। क्योंकि उसके पास 6 रीट नहीं, वो होते 6 हैं। वाला कहानी नहीं है। ठीक है, कुछ टीचर पढ़ाते हैं इंजेक्शन वाला 6 नहीं कहते। ठीक है, ये दूसरे संदर्भ में है। ठीक है, किस संदर्भ में सो बताइए, वो 6 वाला नहीं है। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का विशेषाधिकार इसलिए है क्योंकि जब आप हाई कोर्ट के पास जाओगे तो हो सकता है वो रीट जारी करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, इनकार कर सकता है। जब इनकार करेगा तो आप कहां पर करो? हाई कोर्ट अगर इनकार करे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए रीट से संबंधित पटिशन लेके, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट अगर इनकार कर दी तो तेरे दर के सिवा अब हम जाए कहाँ? ठीक है, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। लेकिन हाई कोर्ट अगर अगर इग्नोर करती है तो हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं ना। तो इसीलिए हाई कोर्ट के संबंध में, ठीक है, तो हाई कोर्ट के संबंध में अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में अगर बात करें, हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का विशेषाधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। ठीक है, मतलब मौलिक अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार को भी विशेष परिस्थिति में रोक लगाया जा सकता है। बहुत सारे कंडीशन है रोक लगाने का, मैं बताऊंगा। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है।
अथवा इसे कटौती भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। तो एक दो अनुच्छेद जो होता है ना, मतलब दो राइट जो है आपको, जो कि 20-21 में दिया हुआ है, तो 20-21 में क्या है, राइट टू लिविंग है ना, जीवन का अधिकार है ना। अभी पढ़ा ना आपने 20-21 में, 20-21 में क्या है, राइट टू लिविंग आता है, जीवन का अधिकार है। तो उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सबके सब क्या होते हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी समाप्त हो जाएंगे। आप बोलोगे सर फंडामेंटल राइट कैसे समाप्त होता है विशेष परिस्थिति में, तो कोविड का समय आपको याद है, तो कोविड के समय आप देखते होंगे, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है, तो आपको स्वतंत्र विचरण करने का या अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। कोविड के समय देखिएगा पुलिस टॉर्चर करती थी, बाहर नहीं जाने थे, आपको घूमने नहीं जाने दिया जाता था, जो कि वो भी एक अधिकार है, भारत के किसी भी सीमा में आप जा सकते हो घूमने, लेकिन सब कुछ खत्म किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पे फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, या तो पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है या फिर उसमें कटौती कर सकते हैं। आप बोलोगे सर फंडामेंटल राइट में कटौती कौन कर सकती है, तो फंडामेंटल राइट में कटौती आपका कौन करेगी, तो लेजिस्लेटर करेगी, मतलब संसद करेगी, ठीक है। लेजिस्लेटर में इसमें विधानसभा मत समझ लीजिएगा, वो नहीं कर सकती, ठीक है। कौन करेगी, तो लोकसभा, मतलब संसद ही करेगी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जो भी समझ लीजिए, दोनों मिलके करेगी, ठीक है। और एक होता है ना मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, ठीक है, मतलब उसको रोक देना पूरी तरीके से, वो करते हैं ना ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और जब इमरजेंसी जब लगा रहता है ना, तो दो आर्टिकल्स आता है, एक होता है 358 और एक होता है 359। ये दोनों आर्टिकल्स मिलके ना सारे फंडामेंटल राइट को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और एक ये 358 जो होता है ना, सारे फंडामेंटल राइट को समाप्त करता है। एक 359 जब आता है ना, तो आर्टिकल्स 19 में आप देखोगे ना, तो वहां 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट अलग से दिए हुए हैं। टोटल फंडामेंटल राइट 6 है, ठीक है। और आर्टिकल्स 19 में भी 6 है, समझे मेरी बात को। आर्टिकल्स 19 में आप देखोगे, आर्टिकल्स 19 में भी 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट है। तो जब इमरजेंसी जब लगा रहेगा, तो सबसे पहले 358 आएगा, सारे फंडामेंटल राइट की कहानी समाप्त कर देगा। उसके बाद आएगा 359, वो आर्टिकल्स 19 में जो 6 टाइप्स का दिया उसको भी समाप्त कर देगा। लेकिन बेचारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो 20-21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट का क्या हो गया, कहानी समाप्त, ठीक है। और एक चीज और भी, जब इमरजेंसी के दौरान अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो उस दौरान आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे मेरे पास तो 5 प्रकार का रीट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो नहीं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। या फिर इमरजेंसी समाप्त हो जाता है, उस समय ड्यूरिंग द इमरजेंसी आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ था, एक्सप्लॉइट हुआ था, तो आप बाद में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्लियर। हालांकि मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इन चीजों को बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जो कि इंग्लिश में अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। गांधी जी चाहते थे जिसे भारत कैसा हो, गांधी जी के नजर में भारत कैसा हो, तो वाकई में आपको डीपीएसपी में आपको देखने को मिलता है। डीपीएसपी की बात करें, बहुत सारा सुविधा जो देता है भारतीय नागरिकों को देता है। लेकिन जब संविधान में जब इसको लागू करने की बात आई ना, तो हमारा देश उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, संसाधन रिसोर्स हमारे यहाँ नहीं था। तो सभी लोगों ने कहा से देखिए, अभी अगर राज्यों के ऊपर अगर इतना अगर प्रेशर डाल देंगे, तो अपने नागरिक को अपने इतने अधिकार दे, तो राज्य वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो बोला ठीक है, चलो बहुत सारे ऐसे अधिकार जो नागरिकों को मिलना चाहिए, वो फंडामेंटल राइट में न डाल के उसको डीपीएसपी में डाल देते हैं। अगर फंडामेंटल राइट में अगर उन अधिकारों को अगर रखा जाता, तो नागरिक को तुरंत मिलता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट कैसे मिलता है, बच्चा अगर जन्म लेता है, तो आज से ही उसको सारा फंडामेंटल राइट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो डीपीएसपी में जो सब्जेक्ट जो रखे गए हैं, तो डीपीएसपी के जो सब्जेक्ट जो है ना, उसको जो फंडामेंटल, उसको क्या होगा ना, वो जब स्टेट आपको देगी तभी आपको वो मिलेगा अधिकार, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं से मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे बहुत सारे स्टेट में आप जाओगे तो वहां पे देखोगे पूरी तरह फ्री एजुकेशन है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में नहीं है फ्री एजुकेशन। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब स्टेट है, वो अपने सारे ही नागरिक को फ्री एजुकेशन कहां से दे, नहीं दे सकता ना। लेकिन कोई अमीर स्टेट है तो अपने सारे नागरिक को बोल सकता है शासन प्रति नागरिक को 2000 रुपया देंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से अपने स्टेट को क्या कल्याण करना है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे अधिकार जो मिलने चाहिए थे नागरिक को, लेकिन वहां पे
फंडामेंटल राइट में न डाल के उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। बोला गया कोई भी राज्य जब अपने अनुकूल हो जाएगा, जब उनके पास पूरा व्यवस्था जब आ जाएगा, तो अपने नागरिक को धीरे 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 दे देगी। ठीक है, तो डीपीएसपी को लेकर अगर मान लीजिए डीपीएसपी में कोई सब्जेक्ट है तो इसको लेकर हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट में अगर आपका हनन होता आप कोर्ट में जाते हो, लेकिन डीपीएसपी के किसी सब्जेक्ट को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब आज डीपीएसपी कहां से लिया गया बता दीजिए आप, ये लोग भी पता ही होगा आप लोग को। आयरलैंड से लिया गया ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक भारतीय संविधान की सबसे अनूठी व्यवस्था में से एक है। इसका उल्लेख की बात के संविधान के किस भाग में किया गया है, तो फोर्थ भाग में है। ठीक है, इसे मोटे तौर पे 3 वर्गों में बांटा गया, एक सामाजिक है, गांधीवादी, उदारवादी है। तो ये तो यहाँ पे बांट दिया, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहले सोशल है, समाजवादी है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपको गांधीवादी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बौद्धिक मिलेगा, उदार बौद्धिक, जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको संविधान में ये 3 कैटेगरी नहीं दिया हुआ, लोगों ने पढ़ने के हिसाब से, समझने के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया। तो कभी भी अगर पूछेगा तो नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में 3 वर्गों में बांटा गया है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में ये 3 कैटेगराइज नहीं किया गया है। ठीक है, हमने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार क्या किया, इसको बांट लिया है। ठीक है, अब ये नीति निर्देशक तत्व होता क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। सामाजिक लोकतंत्र और साथ में आर्थिक लोकतंत्र। अब बोलोगे सर आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, तो देखिए समाज में देखिएगा असमानता बहुत अधिक है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक है, तो आय की असमानता को कम कर हम आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, क्या करना है इसका, भारत में क्या इसका है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो इसको, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इनका मतलब एक उद्देश्य यही है, भारत में किसी प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य कब होगा, कल्याणकारी राज्य होगा अगर मान लीजिए, जैसे देखिए हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आईफोन है। ठीक है, सपोज दैट से किसी व्यक्ति के पास आईफोन है, आईफोन का दाम 1 लाख रुपया है। ठीक है, फोन का बेसिक काम क्या होता है, तो फोन का बेसिक काम आप ध्यान में रखेंगे तो फोन का जो बेसिक काम की बात करेंगे तो क्या है, बातचीत करना है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के पास आईफोन है और किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी फोन नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व कहता है क्या, सभी व्यक्ति के पास फोन होना चाहिए। ठीक है, इस व्यक्ति का जो 1 लाख का फोन है, इस फोन को 10-10 हजार का फोन करके 10 लोगों में क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, सभी व्यक्ति को फोन मिल गया। तो यही है आर्थिक लोकतंत्र को आप इसी प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको गांधीवादी थ्योरी है। गांधीवादी थ्योरी कभी किसी के संपत्ति छीनने में विश्वास नहीं रखता। मार्क्सिस्ट थ्योरी जब पढ़ोगे तो संपत्ति को छीन के गरीबों में बांटना, यहाँ पे ना इस संपत्ति का क्या करना है, आय की असमानता को कम करना, सभी लोगों को जो बेसिक सुविधा है वो उपलब्ध करवाना, ये आपको नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, योजना हाँ। आयोग जो है इसी से भी प्रेरित है ना, जितनी भी योजनाएं आती है वो तो शायद डीपीएसपी से ही हाँ, जो भी कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे मान लीजिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब शिक्षा देना है। ठीक है, अस्पताल की स्थापना आप देखते हो, बहुत सारे स्कीम्स निकाला जाता है, जैसे इंदिरा आवास योजना दिया जाता है। ठीक है, लोगों को बाथरूम बनाने के लिए पैसा दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसे जैसे अभी बालिका को पैसे मिलते हैं, पढ़ाई एजुकेशन के लिए मिलते हैं। साइकिल योजना की बात करेंगे, या फिर जो गाँव देहात में जो बुजुर्ग महिला होती है, फिर पुरुष होते हैं, उनको वृद्धा पेंशन दिए जाते थे। सब ये एक कल्याणकारी राज्य का ही लक्षण है। ठीक है, मतलब लोगों का क्या हो रहा है, इससे कल्याण हो रहा है। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे बहुत सारा बिल देना पड़ता है, और सरकारी हॉस्पिटल में जाके 5 रुपया का पुर्जी कटाते हो और पूरा मुफ्त में इलाज वगैरह करा के दवा वगैरह लेकर चले आते हो। तो सरकारी हॉस्पिटल क्या है, लोगों का कल्याण कर रहा है। डेट मीन्स यही उद्देश्य डीपीएसपी का, यही उद्देश्य है। ठीक है, आपका एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, आपका हेल्थ केयर आपका फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यही पर्पस है, तभी जाके कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकता है। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई स्टेट है, बोलेगा भाई साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं, हम अपने आप फ्री में इलाज नहीं देंगे, तो आप इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसे नहीं मेरा हमको तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर स्टेट अगर नहीं दे रहा, डेट मीन्स उसके पास नहीं है,
जैसे हम बच्चे थे तो नहीं पापा से कुछ ऐसा डिमांड कर, नहीं मुझे वो खरीद ही दे, तो क्या बोलते थे, अभी नहीं है, जब होगा तो हम दे देंगे तुमको, ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, जब होगा तो खरीद देंगे, ठीक है। दैट मीन स्टेट का कहना ये से देखिए अभी हम इसके लिए खुद ही नहीं अप्लीकेबल है, जब मेरे पास आएगा तो हम अपने नागरिकों को देंगे, लेकिन इसके लिए आप जैसे फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, लेकिन नीति निर्देशक के सिद्धांत पे आप नहीं जा सकते हो। संविधान में कहा कि देश की शासन व्यवस्था में सिद्धांत मौलिक है, ठीक है, देश की जो शासन व्यवस्था जो है वो सिद्धांत मौलिक है, और देश की जिम्मेदारियों की कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, मतलब नीति निर्देशक में जो तत्व जो दिया गया, जब लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो तो उसमें जो तत्व दिया गया उसके सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसीलिए राज्य का नैतिक कर्तव्य बनता है, ठीक है, मतलब नैतिक कर्तव्य की बात करेंगे तो राज्य का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है, तो जब भी वह लॉ मेकिंग का प्रोसेस करे तो उनमें इन सिद्धांतों को लागू करे। लेकिन अगर वो सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो आप राज्य के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, ठीक है, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात ये जनमत है, ठीक है। अब कुछ मामले जो आते हैं ध्यान में रखेंगे, तो एक मामला जो था मिनर्वा मिल्स का मामला है, ठीक है, मिनर्वा मिल्स का मामला जो था, कब का मामला है ये, तो 1980 का मामला है, ठीक है, 1980 का मामला है, मिनर्वा मिल्स का मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान के दीप मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर संतुलन पे काम करती है, ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का जो नींव जो है, ठीक है, ध्यान बेडरॉक जिसको कहते हैं हम लोग, वह मतलब बाइलेंस है, किसके बीच में बाइलेंस है, तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बाइलेंस है, ठीक है, एक दूसरे को मतलब क्या करती है, संतुलन करती है, ठीक है। अब लोक कल्याणकारी के राज्य का भी हाल फिलहाल में बिहार में आप एग्जाम्पल, शराबबंदी की गई है, ठीक है, मतलब हमारे नागरिकों के बीच में क्या करना है, नाशा को बढ़ावा देने का काम स्टेट का नहीं है। आपको ये स्टेट अगर भले ही शराब बेच के पैसा कमा रही तो दूसरी बात है, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य का क्या होना चाहिए, गांधी जी शराब के विरोधी थे ना, मद्यपान करने का विशेष विरोध करते थे कि नहीं करते थे। बिहार में जब आंदोलन चला था असहयोग आंदोलन के समय, तो वहां पे देखिएगा शराब के दुकान पे धरने दिए जाते हैं, जब बिहार स्पेशल पर आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब गांधी जी भी विरोध करते थे, तो आप देखिएगा एक आर्टिकल से 47 जो कि नीति निर्देशक तत्व का है, इसके अनुसार बिहार में शराबबंदी की गई है। तो बहुत सारे चीजें हैं, जब हम फंडामेंटल सॉरी क्या बोल रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तीसरा जो है हमारे संविधान का जो बहुत अच्छा विशेषता जो है मौलिक कर्तव्य, हालांकि ये देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान का विशेषता में लिख दिया है, लेकिन ये विशेषता है, लेकिन ये नागरिकों का अधिकार को कम करता है। क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके अधिकार को बनाएगा या फिर आपके अधिकार को कम करेगा, कम करेगा ना। जैसे आपका ड्यूटी है जब क्लास में है, ठीक है, आप क्लास में तो शांति बना के रखे, अच्छे से बैठे, बदतमीजी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, तो आपके नागरिक अधिकार को तो यहाँ पे कम हो गया ना, मतलब आपका मन है हम हल्ला करें, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके अधिकार को तो कम किया जा रहा है। तो दुनिया के किसी भी देश में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मिलेगा, ठीक है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरू में ऐसा कुछ ढूंढा तो नहीं मिला, हालांकि हमारे संविधान का मूल हिस्सा भी नहीं था, ये हमारे संविधान का मूल हिस्सा नहीं था, ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए, रसिया पहुंच गए, ठीक है, और रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पुराना जो यूएसएसआर का जो संविधान जो था, वहां से हम लोगों ने इसको उठा के निकाल लिया। आप बोलोगे सर रशिया से क्यों लाया, अब देखिए वहां पे ड्यूटी इसीलिए है क्योंकि रशिया तो कोई डेमोक्रेटिक नेशन तो नहीं है। क्या रशिया डेमोक्रेटिक नेशन है, पुतिन कब से, जब से आप लोग बच्चे होंगे तब से उसका प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन के अलावा किसी को प्रेसिडेंट वहां पे सुने आप, तो रसिया कोई डेमोक्रेटिक नेशन नहीं, वहां से हमने क्या किया, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ले लिया, ठीक है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, बाद में एक समिति बनी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह की बात करेंगे तो इंदिरा जी की कैबिनेट में बड़े पद पे रहने वाले मिनिस्टर थे, इन्होंने एक कैबिनेट बनाई और उन्होंने मतलब कुछ बोले से देखिए व्यक्ति का कुछ मोरल कर्तव्य भी होता है, ठीक है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने यह भी कहा था अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य को मानने से इनकार अगर कर दे तो उसको सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए, लेकिन बाद में इन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में सजा वगैरह का जो प्रावधान किया था, बाद में सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है, शुरू में 10 था, 11 है, लेकिन जब बना था उस समय कितने थे, 10 था, 10 थे, ठीक है, 10 थे। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था भाई साहब 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रखो और जो नहीं मानता है उसको पकड़ पकड़ के मतलब सजा दो, जबकि अब यूएसएसआर के संविधान से लिया गया अगर कोई व्यक्ति वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानेगा तो उसको सजा का प्रावधान है। क्या भारत में सजा का प्रावधान है,
तो बिल्कुल भारत में भी सजा का प्रावधान है, लेकिन कैसे है बता देता हूं, ठीक है। इसके लिए आपको लॉ मेकिंग गुजरना पड़ेगा। जैसे इसमें है, इसमें जैसे एक एक इसमें मैं बता दे रहा हूं, भारतीय, ठीक है, ध्वज का सम्मान करे, ठीक है। तो भारतीय ध्वज का सम्मान करे, भारतीय झंडा का सम्मान करे। तो जब तक भारतीय झंडा से संबंधित जब तक कोई कानून नहीं था तब तक कोई दिक्कत अब नहीं भी सम्मान का डजन पड़े, लेकिन बाद में जाके भारतीय ध्वज संहिता लाया गया, ठीक है। मतलब उसमें भारतीय ध्वज संहिता लाया गया, उसमें मतलब लॉ बना दिया गया, अगर उस लॉ को नहीं पालन करेंगे तो आपको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। जैसे बोला गया है, मतलब जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर जो, तो उनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब उसका संरक्षण नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ठीक है। तो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जब आ गया तो एक्ट इज जस्ट लाइक ए लॉ। अब अगर जानवर का आप संरक्षण नहीं करोगे तो आप जेल जाओगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रावधानों के आधार पर अगर संसद अगर चाहे, अगर हम पार्लियामेंट चाहे तो उस पर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, ठीक है। और तब जाकर आप उस लॉ को आप तोड़ोगे, क्या है, तो फिर आपको सजा मिलेगी, ठीक है। जैसे इसमें राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में। देखिए राष्ट्रगान का सम्मान करे, इससे रिलेटेड कोई कोई लॉ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रगान बज रहा है और उस समय अगर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है किसी वजह से, या फिर सम्मान नहीं करता है, तो आप उसको जेल नहीं भेज सकते। कुछ दिन पहले विवाद भी इसके रिगार्डिंग हुआ था। लेकिन हाँ, उसी में अगर कानून बना दिया जाए तो अगर राष्ट्रगान बजेगा, अगर वहां पे कोई व्यक्ति अगर उसका सम्मान अगर नहीं करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 से 1977 में आपातकाल लगी हुई थी। तो आपातकाल में लोगों को जो मन में आ रहा था ना सो कर रही थी। तो सरकार ने भी सोचा जब लोग अधिकार की बात कर रहे हैं तो कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए। जब आप अधिकार की बात कर रहे हैं और मेरा अधिकार ये हो गया, तो आपका तो कुछ कर्तव्य भी है। अगर एक बहुत अच्छा शब्द राजेंद्र बाबू के द्वारा कहा गया था, अगर प्रत्येक व्यक्ति अधिकार की मांग करता है लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य पे अगर ध्यान देना तो किसी का अधिकार का हनन कभी होगा ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, राइट साइड में चले, गाड़ी को धीमा चलाए, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुक जाए, तो क्या हुआ, उसका ये कर्तव्य है। जब वो इन नियमों का पालन करेगा तो कोई भी व्यक्ति को ठोकर नहीं लगेगी, कोई भी व्यक्ति को चोट नहीं लगेगी। तो क्या हो गया, उसने एक पहला पर्सन अपने कर्तव्य का पालन किया, तो जो दूसरा पर्सन जो था वो सुरक्षित है, तो क्या होगा, उसका अधिकार सुरक्षित हो गया। तो राजेंद्र बाबू ने कहा था जहां भारत में या फिर हमारे देश में कर्तव्य की बात किया जाता, लेकिन अधिकार का बात किया जाता, लेकिन अगर सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार की बात करने की आवश्यकता होगी ही नहीं, ठीक है। तो 10 थे 1976 तक, और बाद में जाके इनको 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 86वां नंबर का, और इसमें एक मौलिक कर्तव्य में जोर दिया गया, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य का संविधान में जिक्र कहां है, तो आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 51A में है। किसमें है, 51 का सब क्लोज ए में है। अगर पार्ट अगर पूछा जाएगा तो 4 का ए में, ठीक है। किसमें है, 4 का ए में है, ध्यान रखिएगा। तो 51 का सब क्लोज ए में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का काम क्या होगा, ठीक है, संविधान का मतलब क्या करना, सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तब राष्ट्र ध्वज का आप सम्मान अगर नहीं करोगे तो आप जेल जाओगे, क्योंकि इसके लिए भाई क्या है, वो फ्लैग, वो क्या बोलते हैं, राष्ट्र ध्वज से संबंधित एक अधिनियम बना दिया गया। एक्चुअली मुझे एक का नाम नहीं याद है, ठीक है। तो आप इसके लिए अगर नहीं करोगे, क्या, हाँ झंडा कोड है, बिल्कुल झंडा कोड बना हुआ है। झंडा कोड क्या होता है, मतलब झंडा जब फहराने जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। उसको झंडा मतलब झंडा सही आकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा झंडा का आकार रेक्टेंगुलर है, कोई व्यक्ति ना गोलाकार झंडा फहरा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आकार इसकी कितनी है, 2 and 3 होनी चाहिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति ना 4-5 के आकार में फहरा रहा है, ठीक है। पता चलना चाहिए हमारे झंडा में बीच का जो रंग कैसा है, बीच का कैसा है, कैसा रंग है बीच का, व्हाइट है। तो पता चला कोई ऐसा झंडा सिला लिया जिसके बीच में रंग हरा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैग कोड में दिया हुआ। अगर ऐसा आप करते हो तो झंडा का क्या होता है, अपमान होता है। जहां पे आप झंडा फहरा रहे हो वहां पे क्या होना चाहिए, झंडा से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये फ्लैग कोड में है। तो ये आपको अगर उसका अगर इसी को रिलेटेड करके अगर लॉ अगर बना दिया जाए तो फिर वो उस फंडामेंटल ड्यूटीज को आप नहीं मानोगे तो फिर आपको जेल हो सकती है। संप्रभुता, राष्ट्र की क्या संप्रभुता का रक्षा करना है, एकता और अखंडता की, ठीक है, रक्षा भी करना है। दूसरी बार हमारी जो मिश्रित संस्कृति है, हमारी मिश्रित संस्कृति में आप देखोगे तो गंगा जमुना तहजीब की बात की गई है। हमारी संस्कृति क्या है,
सभी धर्मों से रिलेटेड है, हमारा कल्चर क्या है, सभी धर्मों से मिला हुआ। तो उसकी समृद्ध जो धरोहर है उसको अनुरक्षण करें, मतलब उसको बना के रखे। आपसी भाईचारे की भावना का भी मतलब क्या करना है, विकास करना है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रहना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश एवं अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। मतलब अधिकार की जहां पे आप बात कर रहे हो तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। तो जहां आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो अपने देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, ठीक है, सरकार के प्रति, समाज के प्रति आपका क्या है, कुछ कर्तव्य भी है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों की कर्तव्यों को भी, नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्य को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए इसमें कहा गया से, मतलब एक गार्जियन जो होता है, अभिभावक जो होता है, उसको क्या करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कहा गया है ना, 11वां नंबर यही है ना, भाई बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, गार्जियन का कर्तव्य होगा, अभिभावक अभिभावक का कर्तव्य होगा उनको पढ़ाए। अब कोई गार्जियन अपने बच्चे को नहीं ही पढ़ाएगा तब इसके आधार पर उसको नहीं बोलो तुमको जेल भेजेंगे। हाँ, अगर ये कानून बन जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हुए, अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है तो उसको जेल भेजने की बात की जाएगी, तो फिर आप उसको बाय द लॉ, ठीक है, बाय द कोर्ट उसको लागू करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको अभी भी, ठीक है, नीति मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कोर्ट के माध्यम से इसको आप लागू नहीं करवा सकते हो, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से किसे लागू करवा सकते हैं, फंडामेंटल राइट, केवल फंडामेंटल राइट को, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें इंडिया की, बात करेंगे। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। देखिए मैंने बोला था ना, कभी भी देश के संदर्भ में बात करें ना, पॉलिटी में देश को राज्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, जब भी हम राज्य बोले तो आप समझिए कि हम भारत के बारे में बात हो रहे हैं। राज्य बोले तब ये मत समझिए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देश के बारे में बात करें। पॉलिटी में राज्य का मतलब डिफिनेशन अरस्तू ने दिया था, ठीक है। तो अरस्तू ने राज्य का डिफिनेशन दिया था जो कि देश के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है। तो इंडिया एक सेकुलर राज्य है, ठीक है। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, दैट मीन्स भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। मतलब राज्य का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। बोलोगे सर स्टेट रिलीजन क्या होता है, तो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। डेट मीन्स राज्य के नजर में, अगर राज्य को अगर गार्जियन मान लेते हैं तो सभी रिलीजन उनके नजर में क्या है, समान है, ठीक है। तो इससे एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में उठना चाहिए, क्या सभी रिलीजन जब एकदम एकदम समान है तो क्या भारत एक नास्तिक राज्य है, नहीं। तो भारत नास्तिक राज्य नहीं है, ठीक है। भारत एक आस्तिक राज्य है, लेकिन अंतर यही से भारत किसी एक धर्म को न मानता है, सभी धर्मों को मानता है। इसलिए इंडिया एक आस्तिक राज्य है, ठीक है, न कि रास्तिक। नास्तिक राज्य जो होता है ना, नास्तिक स्टेट, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। जैसे बोलेंगे चीन, चीन किसी भी धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। तो नास्तिक राज्य हो गया। भारत धर्मों को मानता है लेकिन किसी एक धर्म को नहीं मानता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। मतलब कहते हैं भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करेंगे तो मूल संविधान में नहीं था। मतलब हमारे संविधान का जो भाव जो था ना, वो सेकुलरिज्म की तरफ तो था, लेकिन हमारे संविधान में ये शब्द जुड़ा नहीं था। सेकुलर शब्द को कब ऐड किया गया हमारे संविधान में, संविधान के कहां पे आपको सेकुलर शब्द आपको देखने को मिलता है, संविधान के कहां पे, प्रस्तावना में सर, प्रस्तावना में, ठीक है। अगर पूछेगा सेकुलर कहां पे है तो प्रस्तावना में, जो प्रिम्बल में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस शब्द को जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 में, इसको जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे सर 42 कॉन्स्टिट्यूशन में 1946 में, उससे पहले हमारा राज्य धार्मिक नहीं था। बिल्कुल था। कहाँ था, कहाँ कहाँ पे देखोगे, तो हमने अपने रिलीजन राइट दे रखे हैं ना, तो आप देखोगे वहां पे प्रस्तावना का हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना एवं, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा है, ठीक है। मतलब वो आस्था भी रख सकता है, पूजा अर्चना भी कर सकता है, और विश्वास की स्वतंत्रता के भी है। मतलब आपके विश्वास अगर है, आपका अगर विश्वास, जैसे मान लीजिए कि मेरा विश्वास है बरगद के पेड़ को हम पूजते हैं, ठीक है, बरगद के पेड़ को हम पूजते हैं, पीपल के पेड़ को पूजते हैं। तो कोई व्यक्ति, ये मूर्ख आदमी हमको ये नहीं कह सकता पागल हो क्या, पेड़ को कहीं पूजा जाता है, गाय को कहीं पूजा जाता है, ऐसा नहीं कह सकता। मतलब हो सकता है गाय हमारे लिए क्या है, एक देवता है, ठीक है, और किसी व्यक्ति के लिए गाय क्या है, एक नॉर्मल जानवर हो गया। अब हम लोग कुत्ता को भी भैरव बाबा की तरफ पे पूछते हैं, ठीक है, भैरव बाबा के रूप में कुत्ता को पूछते हैं कि नहीं,
तो कुत्ता किसी के लिए अशुभ हो सकता है लेकिन मेरे लिए क्या है, शुभ है। तो क्या होगा, हमारा क्या हो गया, आस्था है उसमें, ठीक है। तो हमारा आस्था है, तो अगर हमारे आस्था को अगर कोई क्वेश्चन अगर करता है तो वो भी हमारा क्या होगा, हमारा जो रिलीजियस राइट है उसका मतलब क्या होगा, उल्लंघन होगा। डेट मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता था, ठीक है। 1976 से पहले भी इंडिया एक सेकुलर स्टेट था, हालांकि शब्द को डाल दिया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये 14 में है, ठीक है। अब इसको मतलब ये बोलोगे सर ये कौन सी बात होगी, इसमें क्या बात है। तो देखिए, कोई व्यक्ति सिख हो सकता है, कोई व्यक्ति ईसाई हो सकता है, कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, कोई व्यक्ति इस्लाम हो सकता है। इस आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक सेकुलर का तो लक्षण है। आर्टिकल्स 15 में भी है, मतलब धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ में सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 16 कहता है, ये भी एक तरह से सेकुलर स्टेट बनाता है। उसके हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना भी कर सकता है, ठीक है। और हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने का भी अधिकार है। बोलोगे धार्मिक मामलों का प्रबंधन क्या होता है, तो मान लीजिए हम जो है हिंदू धर्म को मानते हो, जाहिर सी बात हम मंदिर बना सकते हैं, उसके लिए बनाएंगे ना। अब मंदिर हम बना दिए तो मंदिर में बहुत सारे लोग आने लगे, तो भाई साहब फंड चाहिए, तो उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बना दिया, ठीक है। तो चलो जो लोग पैसे देंगे दान दक्षिणा तो वो ट्रस्ट में आएगा और ट्रस्ट के हिसाब से वो काम होगा। तो इसको बोलते हैं धार्मिक प्रबंधन करना। उसी तरह मस्जिद वाला भी कर सकते हैं, गुरुद्वारा में भी आप देखते हो उसमें भी होता है। तो ये धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार किसमें है, 26 में है। आप देखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर धार्मिक, देखिए धार्मिक काम जो होता है ना उसमें अगर कोई व्यक्ति दान वगैरह देता है तो उसमें टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का, ठीक है, कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब जबरदस्ती उनसे टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, सरकारी शैक्षणिक संस्था, मतलब उनको गवर्नमेंट के द्वारा, अगर किसी भी स्कूल है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अगर फंड होता है तो वहां पे किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते थे आप उनको, वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट, मतलब राज्य के द्वारा फंड आ रहा, मतलब उसके टीचर को सैलरी जा रहा है, उसका भवन वगैरह में राज्य का पैसा लगा हुआ है, तो आप नहीं दे सकते हो। मतलब प्राइवेट संस्था में दे सकते हैं, बिल्कुल हमको मन है से भाई साहब हम बना हिंदू धर्म के लिए सनातन का कोई स्कूल बना दे, तो वहां पे मेरे जो बच्चे आएंगे जो भी आएंगे तो उनको केवल हिंदू धर्म से संबंधित चीजों को पढ़ाएंगे। कोई हो सकता है जैसे मदरसा वगैरह क्या होगा, वो भी धार्मिक संस्था, वहां पे इस्लाम से संबंधित चीजों को पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई स्कूल है सरकारी स्कूल है तो वहां पर आप धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हो। नागरिकों का किसी भी वर्ग को, ठीक है, अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो अपनी भाषा को भी संरक्षित कर सकता है, अपनी लिपि को भी संरक्षित कर सकता है, अपने कल्चर को भी संरक्षित कर सकता है। किसमें है, तो 29 में है। अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कौन है, तो अल्पसंख्यक में देखेंगे तो हिंदू को छोड़ के बौद्ध है, जैन है, ठीक है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, इस्लाम है, सब अल्पसंख्यक में। तो अपने पसंद का धार्मिक स्कूल भी बना सकता है, ठीक है, मतलब शैक्षणिक संस्था का भी निर्माण कर सकता है, ठीक है। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रयास करेगी, मतलब सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाएगी जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यूसीसी, जो कि काफी चर्चा में रहता है। किस आर्टिकल्स में यूसीसी के बारे में चर्चा किया गया तो क्या बताएंगे, तो आर्टिकल्स कौन हो जाएगा, तो आर्टिकल्स 44 कौन हो जाएगा, तो आर्टिकल्स 44। अगर हाल फिलहाल में अभी उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राज्य के बीच अलगाव रखती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, अब यूरोप में आप जाते थे ना तो वहां पे धर्म जो था अपने चरम में था, ठीक है। तो धर्म जो था अपने चरम में था, तो धर्म का मतलब वहां पे चर्च था, और चर्च जैसा चाहती थी ना, राजा जो था उसके अनुसार काम करता था। तो आगे के जो लॉ मेकर जो थे उन्होंने देखा ये तो बहुत गलत हो रहा है, चर्च जैसे चाहेगी वैसे राजा को वो कर सकती है। तो वहां के जो विद्वान जो थे लॉ मेकर, उन्होंने सोचा से भाई जब धर्म को पूरी तरीके से स्टेट से अलग रखना चाहिए, डेट मीन चर्च को पूरी तरीके से स्टेट से अलग रखना चाहिए। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ये चीजें नहीं चलती है, ठीक है।
तो वहां पे बोला गया सर राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए। उसी हिसाब को देखते हो हमारे यहाँ भी, ठीक है, सेकुलरिज्म को रखा गया और राज्य को धर्म से अलग रख दिया गया। मतलब राज्य को किसी भी धर्म से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर होता है, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है, ठीक है। अब बोलोगे से क्या वहां पे अब जाओगे यहाँ पे यूरोप में जाओगे तो वहां पे चर्च को बिल्कुल भी स्टेट से अलग रखा गया, धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। तो बिल्कुल रखा गया क्योंकि वहां पे यूरोप में कौन है, एक धर्म के लोग ज्यादातर रहते हैं, ईसाई लोग हैं ज्यादातर। लेकिन भारत में राज्य को पूरी तरीके से आप चाहेंगे धर्म से अलग रखना तो वो भी नहीं रख सकते हैं, राज्य किसी धर्म को अपनाना चाहे वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है, बहुधर्मवादी है। मतलब यहाँ पे निम्रस ऑफ रिलीजन की बात करेंगे है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोगों का रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करना भारतीय संविधान सिखाती है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म का आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। मतलब धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विधायिका के द्वारा कुर्सी का प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। हालांकि संविधान के अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान किए गए, ठीक है। मतलब धर्म के आधार पर नहीं है, एससी एसटी को दिए गए हैं ना। एसटी के कितने सीट है एससी के लिए संविधान में, 84 सीट है। एसटी के लिए कितने 47 सीट है, लेकिन ये धर्म के आधार पे नहीं है। किस आधार पे है, उनके पिछड़ेपन के आधार पे है, वो काफी पिछड़े हुए इस आधार पे है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिए धर्म के आधार पे नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसको 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 8089 में, ठीक है, क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष 21 वर्ष से कम करके कितना कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो कल की क्लास में लोग पढ़ेंगे, आगे आप लोग पढ़ कर आइएगा। दोनों पीडीएफ डाली हुई है, क्वेश्चन भी मैंने एक मेंस का डाला था, मन करेगा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर इसी से लिखना है, गूगल से मत लिखा कीजिए। देखता हूँ गूगल से लिख के आप लोग आंसर ला रहे हैं, गलत बात है। किताब का प्रयोग कीजिए, बार बार समझाता हूँ, गूगल से कोई आंसर नहीं लिखेगा, मुझे सब पता रहता है कौन गूगल से आंसर लिख रहा है, ठीक है। साइट का भी नाम बता दूंगा कहाँ से लिखते हो आप लोग, ठीक है।